नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ की बात। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हम कई सारी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, वहीं हमें इसके नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल के दौर में घंटों एक ही जगह बैठे रहना या गलत अवस्था में बैठना व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे कि बात की जाए कमर से जुड़ी परेशानियों की, तो कई लोगों में स्लिप डिस्क की समस्या देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले तक इसका प्रभाव ज्यादातर बढ़ती उम्र में देखने को मिलता था, लेकिन आज युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, इसी पर जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है बीमारी और कैसे स्लिप डिस्क से जो है वो घर पर बचा जा सकता है, कैसे इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि थोड़ी देर में हमारे कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्लिप डिस्क बीमारी जो है वो क्या है और कैसे ये एक व्यक्ति में आती है। रीढ़ का कॉलम एक दूसरे पर खड़ी हड्डियों से बना होता है, जिस तरह से आपके टी स्क्रीन पर है, और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन में कुल 7 हड्डियां होती हैं, यानी कुल 7 हड्डियों का एक जो बना होता है, उसी के चलते उन हड्डियों के बीच में ही ये भी होता है। लुम्बर स्पाइन में 5 हड्डियां होती हैं, नीचे की तरफ सैक्रम और कॉक्सिकस होती हैं। वहीं साथ ही हड्डियों के बीच कुशन जैसी मुलायम चीज जो होती है उसे हम डिस्क कहते हैं, यानी वो डिस्क कहलाती है। अब नजर डालते हैं स्लिप डिस्क के कारण क्या है, यानी स्लिप डिस्क जैसी बीमारी जो है वो कैसे एक इंसान में, एक व्यक्ति में पाई जाती है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे बढ़ती उम्र के कारण हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि बढ़ती उम्र के कारण पहले ये देखा जा सकता था, लेकिन अब युवा वर्ग में भी ये देखने को मिल रहा है। किसी बहुत भारी सामान को उठाने की कोशिश के दौरान ये जो है हो सकता है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमने पहले भी बताया और आगे भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हड्डियों की कमजोरी और अधिक शारीरिक गतिविधि के कारण भी ये स्लिप डिस्क जैसी बीमारी आपके अंदर आ सकती है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ साथ आपका वजन बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण भी ये बीमारी हो सकती है, यानी अगर आपका वजन जो है वो अचानक बढ़ जाता है तो आपकी बीमारी जो है वो बढ़ सकती है। गलत तरीके से एक्सरसाइज के कारण, यानी अगर आप जो एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं, रोजमर्रा में करते हैं, अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो इसके चलते भी आपको डिस्क प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, यानी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। लक्षण क्या है? शरीर के एक हिस्से में लगातार दर्द रहना, ये एक लक्षण है स्लिप डिस्क का, और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो हम जानने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल सीधे रुख करते हैं, हमारे जो आज के मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्लिप डिस्क जो है ये है क्या बुनियादी तौर पर, और किस तरह से एक इंसान, एक व्यक्ति जो है स्लिप डिस्क से ग्रसित होता है, और साथ ही साथ इसके इलाज क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और पूरे संक्षेप में ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके टी स्क्रीन पर हमारे दोनों मेहमान आ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर रॉबिन शेखावत जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, आपके टी स्क्रीन पर हैं, और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर संजीव मंडोला जी हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। दोनों मेहमान आपके टी स्क्रीन पर, और दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर संजीव जी, पहले आप शुरुआत करना चाहूंगा। बुनियादी तौर पर हम आज समझना चाहेंगे कि स्लिप डिस्क है क्या। ये जो शब्द है, हालांकि लोग जो है वो सिर्फ डिस्क के नाम से इसको जानते हैं और अत्यधिक लोगों को यह पता नहीं होता कि डिस्क है क्या, लेकिन जब दर्द होने लगता है उसके बाद ही उन्हें महसूस होता है। अब जरा संक्षेप में बताइए इसको डिफाइन करके कि आखिर स्लिप डिस्क होता क्या है और इसे स्लिप डिस्क नाम क्यों दिया है। हम बात जो करते हैं तो इसके हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी जो छल्लों से बनी हुई होती है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 पे होता है आपका हड्डियां, और उनके बीच में जो है वॉशर बने होते हैं जो कि सेमी फ्लूइड होते हैं। इनको चारों तरफ से लिगामेंट्स जो है बांध के रखते हैं हड्डियों को, और जैसे कि आप कई बार महसूस करते हैं कि अगर गुब्बारे को ऊपर से और नीचे से दबाया जाए तो साइड में फैलता है, तो ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं और हड्डी को लचीलापन देते हैं। लचीलापन उम्र के साथ कम होता चला जाता है, और जो ये आपका डिस्क होती है इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, और उसके साथ साथ आपको जिसके अंदर ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो कमजोर पड़ते हैं। इसको डीजनरेटिव यानी कि टूट फूट से होने वाली बीमारी जो होती है उसकी वजह से ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई झटका लगे या कोई वजन उठाया जाए या कोई गलत एक्सरसाइज हो
तो जो सेमी फ्लूइड जो डिस्क के अंदर जो फ्लूइड होता है वो अचानक से उस ट्यूब से बाहर आता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है दर्द और जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरफ से निकला है। बेसिकली ये जब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी वो पीछे की तरफ होती है और उसकी तरफ जब डिस्क बल्ज करती है, यानी कि उसका जो सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फ्लूइड जो बाहर आता है तो वो नसों के ऊपर दबाव डालता है, जैसा कि आपने ग्राफिक्स में भी बताया था। और जो हिस्सा दबाव में आता है उस जगह जो जहाँ पे सप्लाई करता है वहां पे आपको असहनीय दर्द हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, आपकी मसल पावर कमजोर हो सकती है। और ये सारा जो सिस्टम है इस बात पे डिपेंड करता है कि आप का कौन सा हिस्सा इससे दबा हुआ है, कि भाई न मोटर पावर है या सेंसरी है। सेंसरी के अंदर बेसिकली 4-5 जो चीजें होती हैं, टेम्परेचर का जो फाइबर होते हैं अगर वो हैं तो अब नॉर्मल टेम्परेचर महसूस। जी चलिए, लगता है संजीव जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं डॉक्टर रॉबिन शेखावत जी हैं, उनके पास चलना चाहेंगे। डॉक्टर रॉबिन जी, ज़रा आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा और संक्षेप में इसको एक्सप्लेन कीजिए। जो स्लिप डिस्क है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? स्लिप का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? क्या जो दो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच जो ये मुलायम वाला हिस्सा होता है, जो नरम पार्ट जो हिस्सा होता है, उसका क्या ये कॉन्सेप्ट है और क्यों आखिर स्लिप डिस्क इसको कहा जाता है? बेसिकली क्या है, जैसे जो लोग इसको स्लिप डिस्क बोल देते हैं, ये एक कॉमन टर्म होगी जो मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा यूज होती है। बट बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं इस डिजीज में। यूं नहीं है कि हम एक ही पर्टिकुलर बोल दे के भाई L4 L5 जैसे 5 हड्डियां आपने स्टार्टिंग में बताया, जैसे लंबर रीजन में 5 हड्डियां होती है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर हिस्से से ही ज्यादातर निकले। होता है कि 500 में से ही स्लिप डिस्क हो सकती है, किसी में से भी, या फिर सारी की सारी भी हो सकती हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितनी विगरसली आप उस पे एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना ज्यादा वीक मसल्स पे आप बर्डन डाल रहे हो। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी मसल्स वीक है। और मसल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोन्स के साथ जुड़ के और उसको बिल्कुल एक बैलेंस में रखता है बॉडी को। अगर आपकी मसल्स वीक होंगी तो बोन्स पे प्रेशर जरूर आएगा। तो कई लोग क्या है, वीक मसल्स के साथ ही अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखते हैं, और जो भी लेबर वर्क करते हैं, जैसे मान लो कोई स्टैंडिंग जॉब है किसी की, या सिटिंग जॉब है, या फिर वीडियो गेम भी खेल रही है। आजकल की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे मसल्स का यूज होता ही नहीं है। तो मसल्स का यूज होगा नहीं और बोन के ऊपर बॉडी का प्रेशर आएगा। तो मान लीजिए आप, जैसे ओवरवेट का भी आपने जिक्र किया था इसमें, तो आजकल बेसिकली ज्यादातर लोगों का वेट ज्यादा ही है, और किसी का कम है तो उसमें तो मसल्स काम करेंगे ही नहीं। तो उसमें तो ये मान के चलो आपने एक बात बताई थी। आपने कहा कि जो 5 जो हड्डियां होती हैं उसमें से कोई भी एक स्लिप हो जाए तो उससे जो है वो स्लिप डिस्क होता है। अगर एक वो खिसकती है या एक स्लिप होती है या फिर 5 स्लिप होती हैं, तो क्या वो बराबर दर्द या फिर बराबर उसका अंजाम हो सकता है? एक अगर स्लिप हुई तो उसका भी उतना ही इफेक्ट है, उतना ही प्रभाव है, और अगर 4 या 5 वो होती हैं तो बराबर सा इफेक्ट है, प्रभाव है। जैसा कि डॉक्टर संजीव ने बताया हमें कि भाई इसमें अलग अलग नर्व्स होती हैं, भाई सेंसरी अलग होगी, पेन के लिए अलग होगी, और इस तरह से मतलब सेंसेशन की अलग है, पेन के लिए अलग है, इस तरह से अलग अलग नर्व्स होगी। मान लो तो सियाटिक नर्व होती है बेसिकली, जो इन 5 हड्डियों से मिलके एक कॉमन नर्व बन के जाती है नीचे पैर तक, टिल टो तक। ठीक है जी। तो जहां मान लो L4 L5 में कंप्रेशन आ गया तो कई पेशेंट्स को खाली सिम्टम आएंगे बैक में, ओनली बैक पेन होगा उनको, और सीवियर भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। 3 कैटेगरी में पेन को डिवाइड करते हैं हम लोग। कुछ एक केसेस में क्या होता है, ये पेन फर्स्ट डे से ही पूरे पैर में जाने लग जाता है, पूरे कंप्लीट पैर में जाएगा, और बर्निंग सेंसेशन जैसे डॉक्टर संजीव ने मंदोला ने बताया हमें, वो बर्निंग सेंसेशन भी पेशेंट फील कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो उस नर्व के किस पोर्शन को टच कर रही है डिस्क। वो जिस भी पोर्शन को टच करेगी उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम आएंगे। कई बार क्या होता है, कई पेशेंट्स को क्या होता है, बैक में कोई पेन होता ही नहीं है, उनको पेन आएगा काफ मसल्स में आएगा, पिंडी में आएगा, थाइज में आएगा, या कई बार खाली ग्लूट्स में होगा। तो वो भी उसी से कंसीडर और उसी से जोड़ के देखा जा सकता है। बाकी इसमें डायग्नोस्टिक तो क्या डिस्क का कोई कनेक्शन हमारे जो सर्वाइकल होता है या गर्दन में दर्द होता है, क्या ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, वो भी एक कनेक्शन हम इसको बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसके साथ, या इसका रीजन हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे स्पाइन के अंदर
टोटल फ्री बोन्स बोलते हैं जिनको, 33 बोन्स होती हैं टोटल फ्री बोन्स। उसमें जो आपने 5 बेसिक हड्डियां बताई ना, जो लोअर बैक की होती है, लंबर रीजन की होगी, ऐसे थोरेसिक स्पाइन में भी होती है और सेम सर्वाइकल स्पाइन में होती है। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक इंटरकनेक्टेड है। और अपने स्पाइन की एस शेप होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुशनिंग इफेक्ट के लिए काम करता है, स्प्रिंग की तरह लचीलापन होना चाहिए स्पाइन में। तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, मसल्स वीक हो जाएंगी या फिर मसल स्पाज्म हो जाएगा। तो उसमें क्या है, जो स्पाइन उसकी स्ट्रेटनिंग हो जाती है, उसका जो कर्वेचर है वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी को लोअर बैक में पेन आ गया, तो उसके शोल्डर्स पे और जो बॉडी की बायोमैकेनिक्स है ना, उसमें पूरा फर्क पड़ेगा। नॉट ओनली सर्वाइकल में, उनको नीज में भी असर आएगा उस चीज का। लेग लेंथ भी एक बड़ी और एक छोटी हो जाती है। जैसे जिस पैर में अगर पेन होगा, उसकी मसल स्पाज्म में जाएंगी जी, तो वो पैर छोटा होना शुरू हो जाता है। तो उससे डिजेनरेटिव चेंजेस घुटनों पे भी होने शुरू हो जाते हैं साथ में। ठीक है, डॉक्टर संजीव जी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, और जिस तरह से मैंने पहले भी ग्राफिक्स के जरिए बताया कि आजकल छोटी उम्र में के लोगों को भी इस तरह की बीमारी होती है, और उसके पीछे या तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है या तो फोन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दीवार के सहारे फोन का इस्तेमाल, घंटों इस्तेमाल करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, कई घंटों तक कर लेते हैं। तो एक जो पॉस्चर है, एक इंसान का जो पॉस्चर है, वो किस तरह का नॉर्मली रहना चाहिए, और ये कितना ज्यादा घातक हो सकता है खासतौर पर युवाओं के लिए? नॉर्मल अवस्था में हम जो बैठते हैं वो अपराइट सीधा बैठना चाहिए, और मोबाइल से होने वाले जो प्रभाव हैं वो हम अक्सर अगर मोबाइल को नीचे रखते हैं तो हम उसको झुक के देखते हैं, तो इस अवस्था में सर्वाइकल स्पाइन के अंदर डिस्क होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उसके अलावा हम कुछ लोग जो है लेट के आध लेटी अवस्था में भी प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, और लंबर स्पाइन में भी ये रोग हो सकता है। और इसकी वजह से जो इसको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, ये जो है काफी कॉमन है, अभी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और इसका कारण मोबाइल और लैपटॉप और टैबलेट्स और ये सारी चीजें हैं, जिनका वजह से हमें प्रॉपर आई के लेवल पे जो है रखना चाहिए, और जहां तक उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इसके बचाव के लिए हर घंटे में 5 मिनट गर्दन और स्पाइन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए, और मसल्स की टोन को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, वापस डॉक्टर रॉबिन जी आपके पास वापस आना चाहूंगा। डॉक्टर रॉबिन जी, जरा जानना चाहेंगे, सिम्टम तो पहले भी डिस्कस हुए हैं, और संक्षेप में अगर मेरे व्यूअर्स अगर जानना चाहेंगे कि मुख्य इसके सिम्टम्स क्या हैं, मुख्यतः कि आम लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ उनको जो है वो पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो इसके सिम्टम्स हैं, कैसे एक आम व्यक्ति को पता लगेगा कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, और किस स्टेज पर उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बॉडी हमारी नेचर ऐसा है, मान लो फीवर आता है ना हमें, फीवर भी तब आएगा जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा, तो वो भी एक इंडिकेशन है। सेम इसी तरह ना मस्कुलर पेन जो होता है ना, जो मान लो आप ये मान के चलो, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं 80% मस्कुलर पेन के आते हैं, जो इनिशियल स्टेजेस में आते हैं। जिनको मस्कुलर पेन होना शुरू होता है या किसी तरह के क्रैम्प्स आते हैं, जैसे जिसको हम बाइटा बोल देते हैं सीधी हिंदी भाषा में, अगर क्रैम्प्स आते हैं या मस्कुलर पेन होता है हल्का भी, मेनली सर्वाइकल नेक रीजन में या फिर लोअर बैक रीजन में। कई लोगों को क्या होता है, सिम्टम सिर्फ फिंगर्स में पेन आएगा, पैर की फिंगर्स में पेन आएगा, पिंडियों में पेन आएगा। तो इस तरह की कोई भी इन्फ्लामेशन या इस तरह का कुछ भी लगे जो कि सेंट्रल पार्ट, यानी कि अपने हेड से लेके टेल तक कहीं भी सेंट्रल जो लाइन जाती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोल रहे हैं हम लोग, उसके अगर आसपास है ना, तो उसको सीरियस लेना चाहिए स्टार्टिंग में ही। जो चीज पहले स्टार्टिंग में ठीक हो सकती है, वो आगे लेट केसेस में बहुत टाइम लेती है रिकवरी करने में। तो मसल्स वीकनेस वहीं से शुरू होगी। जिस बॉडी का है ना, ब्रेन का क्या है, ब्रेन एक इस तरह से मैकेनिज्म पे काम करता है कि हमें कहीं पेन होगा तो वो कोशिश करेगा कि उस पोर्शन को हम रिलैक्स कर दें। माइंड जो है वो उस पोर्शन पे रिलैक्स करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है उस पार्ट की। तो वो अगर हम क्या इसका सीधा असर जी, क्या इसका सीधा असर सिर्फ बोन्स पर ही पड़ सकता है, या कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी इसमें जो है वो संलिप्त हो सकते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स पर भी असर पड़ सकता है? मैं बताता हूँ आपको।
आजकल देखो, मैं आपके माध्यम से ठीक। लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर संजीव हमारे साथ हैं, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये तो हो गए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट वाले। आजकल क्या है, बहुत लोग देसी इलाज करते हैं। देसी में आप कुछ भी कर सकते हैं, आयुर्वेद को मैं नहीं बोल रहा, वो भी प्रोफेशनल्स है। बट ये जो झटका निकालने वाले बैठे हैं जगह जगह, मालिशें करने वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं स्पाइन पे। तो ये जो छिड़वाई हुई चीज होती है ना ठीक सर, है। उसमें क्या है, एक स्पाइन की एक अलाइनमेंट होनी चाहिए, पूरी बॉडी की एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक। वो जो मिस अलाइनमेंट हो जाती है ना, उसके बाद से सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। और ज्यादातर केसेस क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। भाई थोड़ा सा पेन हो गया, भाई किसी से भी झटका निकलवा लिया, गर्दन चटकवा ली, कमर चटकवा ली। जिम में भी ऐसा होता है कई बार। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, सबसे पहला यही है। तो क्या क्या डॉक्टर साहब, ये नॉर्मली आम जीवन में ये देखा जाता है, आम जीवन में ये देखा जाता है, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ थोड़ा सा पेन होता है तो उसको सटका लिया जाता है दूसरे के बल से। ये आम तौर पर रोजाना होता है, हर इंसान ये जो है वो करता है, चाहे उंगली में हो तब भी बोन को सटकाने की कोशिश करता है। ये कितना खतरनाक है? क्या ये सही है बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए? देखिए, जब तक नॉलेज नहीं होना उस चीज में, क्योंकि कायरो प्रैक्टिस होती है, जैसे फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है, तो उसमें पर्टिकुलर फोर्स होता है। भाई जिस थ्रस्ट पे आप उस बोन को सेट कर सकते हो, उस पोजीशन पे ला सकते हो। बट कई लोग क्या करते हैं, उसी को एक्सेसिव फोर्स पे लगा देंगे, तो वो बोन पोजीशन में आने की वजह और पोजीशन को लूज कर देती है। और ज्यादातर केसेस में लिस्थेसिस देखने को मिलती है, जिसमें क्या है, बिल्कुल ही अंदर हड्डी धंस जाती है, जो मतलब अपना पाथ पे छोड़ के बिल्कुल डाउन चली जाती है। उस केस में तो बहुत ज्यादा सिम्टम बिगड़ जाते हैं। तो आपने जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की बात की, अगर ऐसे केस में कोई फ्रैक्चर हो जाता है या डिस्क रप्चर होगी, और उसमें अगर कोई बाउल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो फिर सीरियस केस हो जाता है। उसमें फिर यूरिनरी इनकंटिनेंस वगैरह और बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजीव जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद वापस आपके पास फिर से लौटता हूं। जी डॉक्टर संजीव जी, मैं समझना चाहूंगा, इसका ट्रीटमेंट, इलाज की बात करें तो क्या फिजियोथेरेपी या ऑपरेशन इस टाइप का अगर हम बात करें, या सर्जरी की बात करें, तो क्या सिर्फ सर्जरी ही इसका लास्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी कोई इसके इलाज हो सकते हैं? मैं ये भी जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ किस तरह से इसकी सावधानियां जो है वो पहले ही बरतनी चाहिए, घर पर ही बरतनी चाहिए? ये इस बात पे निर्भर करता है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कितना है, पेशेंट को डिसेबिलिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है। और अक्सर ये होता है कि आप सर्जरी जो है लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है और पेन है, तो उसको दवाइयों के सहारे और फिजियोथेरेपी के सहारे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के सहारे आप इसको ठीक कर सकते हो, और ज्यादातर रिजल्ट फेवरेबल होते हैं। पर अगर डिस्क बहुत ज्यादा बड़ी है और नसों पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है, जिसकी वजह से आपका बाउल और ब्लैडर, यानी कि आपका टट्टी के रस का कंट्रोल और पेशाब का कंट्रोल अगर खत्म हो जाता है, जो कि अक्सर इसको कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम बोलते हैं, तो उस सूरत में सर्जरी अवश्यंभावी हो जाती है। तो इन चीजों के लिए ये देखना पड़ता है, मरीज को पूरा करना पड़ता है, उसको इन्वेस्टिगेट कराना पड़ता है। ठीक है। अगर समय पर इलाज ना होता है तो इसके कितने खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या इसका कोई घातक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, परिणाम भी हो सकता है? जी जी, अगर समय से इलाज नहीं लिया जाए तो वो शरीर का वो सुन्न हो सकता है, उसके अंदर मसल पावर जा सकती है, लकवा हो सकता है अगर डिस्क बहुत ज्यादा बड़ी हो, ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, जैसा कि डॉक्टर रोबिन ने बताया, वो खत्म हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं स्पाइन का जो काम करते हैं, उनसे हमें इनका इलाज कराना चाहिए, झटका नहीं लगवाना चाहिए। आज ही मैंने एक मरीज देखा है जिसको ये होने की वजह से सिम्टम इतने ज्यादा वर्ष हो गए कि उसको हमें बेड रेस्ट और इस पे डालना पड़ा, स्टेरॉइड पे डालना पड़ा है। कई बार स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं अगर सिम्टम इतने ज्यादा हैं कि वो वैसे कंट्रोल नहीं आ रहे हो, सामान्य दवाइयों से नहीं आ रहे हो, और उनके अपनी साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये इलाज जो है प्रॉपर तरीके से लिया। ठीक है डॉक्टर शेखावत जी, जो लोग कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं दिन रात, आजकल काफी लोग ऐसे जो होते हैं वो दिन रात काम करते हैं कंप्यूटर के सहारे या अपने फोन के सहारे, उनको क्या रोजमर्रा में कोई एक्सरसाइज भी करना जरूरी है? क्योंकि अगर इस तरह की बीमारी होती है या उससे पहले ही इससे कोई सावधानी जो है वो बरती जा सके, ताकि इस तरह की समस्या
किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान के अंदर ना हो। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो करना पहले से ही जरूरी हैं? क्या कोई एक्सरसाइज भी है इस तरह की जो हम घर पर कर सकते हैं इससे बचने के लिए? आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे एक्सरसाइजेस तो है ही, लेकिन अब लाइफस्टाइल जो है ना, छोटे बच्चों का भी यही हो गया भाई। जैसे क्लासेस लग रही हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं सारे, और वेट सबका गेन है ही सबका। तो हम लोग इस चीज में ये कर सकते हैं मॉडिफिकेशन। देखो, स्पेसिफिक बीमारी की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है भाई। हम एक मतलब कोर सेट ये नहीं बता सकते कि भाई ये इस चीज के लिए ये सेट है पूरा एक्सरसाइज के लिए, पर ये हो सकता है कि जैसे जो बेसिक है भाई, मान लो पहले बच्चे क्या करते थे, बाहर खेलते थे, बाहर खेलने जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी उनके अंदर। तो बच्चे और ऑफिस वालों के लिए मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए उन लोगों को। बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम रोटेशन एक्सरसाइज होती है, जैसे हाथ की रोटेशन कर ली, वो भी कम फोर्स के साथ, नेक की हल्की शोल्डर की रोटेशन कर ली, स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेज होती हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये हाँ, नेक की मोबिलिटी मेन क्या है, स्पाइन की मोबिलिटी और नेक की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बहुत बहुत मायने रखती हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई मान लो जो 12 घंटे काम कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उन लोगों के लिए क्या है, जब भी उनको ये देखो, सीधी बात है, कोई काम कर रहा है उसको फील तो होता है कि भाई हाँ बॉडी अब रेस्ट मांग रही है, ठीक है। तो जिस टाइम पे उनको ये लगता है कि स्ट्रेन में है, मसल्स में पेन आ रहे हैं, उस टाइम पे उन लोगों को वॉकिंग कर लेनी चाहिए, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे 10 मिनट्स की हो। उसमें सारी मसल्स दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाएंगी आपकी। और एक शेड्यूल आज के जो जनरेशन है उसको बनाना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉकिंग, मैक्सिमम वॉकिंग। भाई आप हो सकता है पहले दिन थोड़ा कम चलिए, लेकिन आप विद इन मंथ आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक जो है ना, वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है आज की जनरेशन के लिए। उसमें सारी मसल्स आपकी एक्टिवेशन में आ जाएंगी। जी, हम लोग तो जैसे कोई डिस्क का पेशेंट है हमारे पास, तो हम लोग उसको भी रिकमेंड करते हैं वॉकिंग के लिए। जी ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रॉबिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि आखिर जो ये बीमारियां हैं या जो